sample space क्या होता है? A set that consists of all the possible outcome of a random experiment is called sample space. It is denoted by the S and U, such as एक ऐसा सेट जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की वो तमाम आउटकम कैरी करे या कंसिस्ट करे उनपे, तो ऐसे सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक कॉइन्स को टॉस करते हैं तो जो हमारे पॉसिबल आउटकम है वो क्या है? वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि जो हमारे पास कॉइन्स है उसके पॉसिबल आउटकम दो ही हैं, और उनमें से एक हेड है और एक टेल है। आप कॉइन्स को सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, पूरा वीक, पूरा दो दो वीक, पूरा मंथ, पूरा साल भी आप टॉस करते रहें तो आपके जो रिजल्ट आएंगे वो यही ही होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये इसकी रीजन ये है कि उसकी पॉसिबल जो आउटकम है वो ही हेड और टेल है। इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में बंद कर देना, दरमियानी ब्रैकेट्स में बंद कर देने, और इनको एस के साथ या यू के साथ डिनोमिनेट कर देने को हम सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन्स कहते हैं। इसमें चूंकि वो तमाम पॉसिबल आउटकम है जो एक कॉइन्स के हो सकते हैं, तो इसको जब ये जो सैंपल स्पेस है इसको हम कॉइन्स का सैंपल सैंपल स्पेस कहेंगे। इसी तरह जब हम एक डाई को रोल करते हैं, और चूंकि डाई के कितने 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? डाई की एक साइड पे 1 लिखा होता है, दूसरी पे 2 लिखा होता है, तीसरी पे 3 लिखा होता है, तीसरी पे 4 लिखा होता है, 5 और 6। अब जो कि डाइव के जब आप डाइव को रोल करते हैं तो पॉसिबल है कि जो उसका अपर फेस आ जाए वो 1 वाला आ जाए, अपर दूसरा अपर, या फिर अपर फेस 2 वाला आ जाए, 3 वाला वाला फेस अपर अप अप अपेयर हो जाए, 4 वाला फेस अपेयर हो जाए, 5 वाला फेस अपेयर हो जाए, या 6 वाला फेस अपेयर हो जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा इन्हीं में से ही। जब आप डाई को रोल करेंगे तो आपके रिजल्ट कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट इसी सेट में से एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है। या तो वो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। आप डाई को जितनी बार मर्जी टॉस करें और जैसे भी टॉस करें, तो जो डाइस के पॉसिबल आउटकम है वो चूंकि 1 से लेकर 6 तक है, तो डाइस के जो रिजल्ट आएगा वो भी इन्हीं में से ही आएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना और इसको एस से डिनोट करना, या इसको यू से डिनोट कर देने को सैंपल स्पेस ऑफ डाई कहते हैं, सॉरी। डाइस तो तब होगा ना जब एक से ज्यादा डाइस होंगी, तो फिर डाइस होगा, अगर सिंगल होगा तो फिर वो डाई डाई होगी ना। सेम दैट, जब हम दो काइंस को टॉस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना जो सैंपल स्पेस है उसके टोटल एलिमेंट बनाएंगे कि वो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, या सैंपल टोटल सैंपल पॉइंट कितने होंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जी, पावर फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है जी? 2 की पावर n। 2 यहाँ पे क्यों आया है? अब ये वाला 2 है जो किसी भी जिस चीज पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। जैसे कि हम कॉइन्स को सैंपल स्पेस बनाना चाह रहे हैं, तो कॉइन्स के चूंकि 2 पॉसिबल आउटकम है, तो ये वाला बेस वाला जो 2 है ये पॉसिबल आउटकम को डोनेट करता है। और इसके बाद ये जो पावर वाला 2 है, ये इस चीज को शो करता है कि आप कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 होगा। अगर आप 4 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 होगा। अगर आप 5 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 5 होगा। और इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो जो आपके पास डिजिट आएगा वो आपके सैंपल पॉइंट होंगे, या आपके सैंपल स्पेस का साइज होगा। अच्छा, जब ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे ये जो अब दो कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो जो हमारा सैंपल स्पेस है वो 4 सैंपल पॉइंट पर मुश्तमिल होगा। तो अब वो सैंपल पॉइंट होंगे कौन कौन से? हो सकता है कि आप जब पहली बार दोनों कॉइन्स को टॉस करें तो दोनों पे ही हेड आ जाए,
जैसे कि हमारे सैंपल स्पेस में आया, जिसको मैंने हाईलाइट हाईलाइट भी कर दिया रेड कलर का। आपने दे आपको में भी ये डिफरेंस नजर आ रहा होगा। तो जब हमने पहली बार को दोनों कॉइन्स को टॉस किया, तो ये हमारे पास दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ गया। जब हम दूसरी बार कॉइन्स को टॉस करेंगे, तो हमारे पास जो सेकंड अल्ट्रेशन, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको चलिए मैं कलर में चेंज भी कर देता हूँ, ये मैंने ब्लू कर दिया। अब देखें जो सेकंड अल्ट्रेशन पे क्या हुआ, एक कॉइन्स पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया। अब आया जो किस सेंस में है, पहले कॉइन्स पे हेड है, दूसरे कॉइन्स पे टेल है। जब हम थर्ड थर्ड टाइम अपने दोनों कॉइन्स को टॉस करेंगे, तो क्या होगा जी, हमारे पास वो भी कुछ रिजल्ट यूं आएंगे। हो सकता है कि पहले कॉइन्स पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाएगी। ये सेकंड अल्ट्रेशन, जब आपने सेकंड टाइम अपने कॉइन्स को टॉस किया था या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, तो तब हम आपके पास क्या था, तब आपके पास पहले कॉइन्स पे हेड आया था और सेकंड कॉइन्स पे आपके पास टेल आया था। तो थर्ड में क्या आ गया, पहले कॉइन्स पे आपके पास हेड टेल आ गया और दूसरे कॉइन्स पे आपके पास हेड आ गया। तो उसके अपोजिट है। अब जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला ये जो दोनों जो आपके कॉइन्स है, इसको मैं कलर्ड भी कर देता हूँ, ये जिसको मैंने पिंक कलर्ड कर दिया है। आप देखेंगे कि दोनों हमारे कॉइन्स पे टेल टेल आ गया, पहले पे भी टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया। तो हम जब दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, आप जितनी बार मर्जी टॉस करें, उनके जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो यही होंगे। इनको एक ब्रैकेट में बंद कर देने को टू काइंस का सैंपल स्पेस कहा जाता है। अच्छा, ये इसके साथ एक एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा गया है। वो नोट क्या है जी, ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस इज अ कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जो भी सैंपल स्पेस का पॉसिबल आउटकम होता है, उसको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा सैंपल पॉइंट है, वो रेड, दोनों कॉइन्स पे हमारे पास हेडेड आया, जिसको हमने रेड कलर दिया हुआ है। तो ये हमारा एक सैंपल पॉइंट है। दूसरा, पहले कॉइन्स पे हमारे पास हेड आया है और दूसरे पे टेल आया है, जिसको हमने ब्लू कलर दिया हुआ है। तो ये हमारा सेकंड सेकंड सैंपल पॉइंट है। तीसरा, जिसको हमने ग्रीन कलर दिया हुआ है, पहले कॉइन्स पे हमारे पास टेल आया और दूसरे कॉइन्स पे हमारे पास हेड आया है। तो ये हमारा थर्ड वाला सैंपल पॉइंट है। फोर्थ वन, जिसको हमने पिंक कलर दिया हुआ, दोनों कॉइन पे हमारे पास टेल टेल है। तो ये हमारा फोर्थ सैंपल पॉइंट है। इसके बाद ये है, इसके बाद है जी प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड क्या होता है, जिसको इसको ताश भी कहते हैं और डेक ऑफ कार्ड भी कहते हैं, प्लेइंग कार्ड भी कहा जाता है। तो ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस तरह डिवाइड होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए ये देखते हैं। प्लेइंग कार्ड के अंदर जो टोटल कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड के अंदर, मस्ट बी कीप इट माइंड, प्लेइंग कार्ड के अंदर जो प्लेइंग कार्ड के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं, वो 52 होते हैं। और इनको बाय कलर्ड, मतलब कलर के लिहाज से हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक पहला तो है जी रेड कार्ड्स और दूसरा है जी ब्लैक कार्ड्स। अच्छा, रेड कार्ड्स भी 26 होंगे और ब्लैक कार्ड भी 26 होंगे। इन इन रेड कार्ड्स को और ब्लैक कार्ड को फर्दर डिवाइड किया जाता है। और रेड कार्ड को हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। पहले का नाम होगा जी डायमंड कार्ड और दूसरे का होगा जी हार्ट कार्ड। अब चूंकि रेड टोटल कार्ड हमारे पास 26 है, तो इसको आप टू पे डिवाइड करेंगे तो ये 13 13 बन जाएंगे थे। डायमंड कार्ड भी 13 होंगे और जो हार्ट कार्ड है, ये भी हमारे पास 13 होंगे। इसी तरह जब आप ब्लैक कार्ड्स को फर्दर डिवाइड करेंगे, तो वो क्या बनेगा, वो भी बनेगा जी, दो सूट्स बनेंगे। वो कौन कौन से होंगे, पहला तो बनेगा जी क्लब्स कार्ड। और क्लब्स कार्ड के अंदर भी 13 कार्ड्स होंगे। क्योंकि टोटल कार्ड हमारे पास 26 है, 26 को हमने टू पे डिवाइड करना है, तो 13 ही क्लब क्लब कार्ड्स बन जाएंगे। और फोर्थ वाला जो हमारे पास सूट है, वो बन जाएगा जो स्पेड का, सॉरी। और स्पेड में भी 13 कार्ड्स ही होंगे। स्टूडेंट, आपने देखा जो प्लेइंग कार्ड्स हैं वो है टोटल हैं जी 52। और बाय कलर्ड उनको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में या दो कैटेगरीज में।
एक होती है रेड कार्ड्स की, दूसरी होती है ब्लैक कार्ड की। रेड कार्ड में 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स में भी 26 होते हैं। अब इनको फर्दर आगे दो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। रेड कार्ड को डायमंड और हार्ट कार्ड में डिवाइड किया जाता है। क्लब कार्ड को, सॉरी, ब्लैक कार्ड को क्लब कार्ड और स्पेस कार्ड में डिवाइड किया जाता है। और ये जो जिनको जिनको मैंने ब्लू कलर दिया हुआ, डायमंड कार्ड, आर्ट कार्ड, क्लब कार्ड, स्पेस कार्ड, इनको सूट भी कहा जाता है, सूट ऑफ द कार्ड। तो कि जब भी अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हाउ मेनी सूट्स आर एग्जिस्ट इन द प्लेइंग कार्ड, तो ये वाले सारे सूट्स हैं। ये 4 सूट होंगे, और एक सूट कितने कार्ड पे मुश्तमिल होगा? 13 कार्ड पे एक सूट मुश्तमिल। फर्दर ये कार्ड कैसे कैसे बनते हैं, तो इसको देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इसके अंदर जो कार्ड आते हैं वो होते हैं जी नंबर्स कार्ड। अब वो नंबर्स कार्ड कौन कौन से होते हैं और वो कैसे होते हैं? अब पहला तो हमारे पास 2 नंबर का कार्ड होगा। एक कार्ड होगा जिस पे 2 लिखा होगा, और ये टोटल कार्ड होंगे 4। अब ये 2 नंबर का कार्ड, एक तो डायमंड कार्ड होगा, एक हार्ट कार्ड होगा, एक क्लब कार्ड होगा, एक स्पेस कार्ड होगा। अब चूंकि ये 4 सूट हैं, तो हर सूट में से एक 2 नंबर का कार्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये जो टू नंबर का कार्ड है, ये टोटल कार्ड भी 4 होंगे, क्योंकि हमारे सूट 4 हैं। इसी तरह 3 नंबर का जो कार्ड है, ये भी सेम लाइक टू 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 होगा। जिस तरह 2 हर कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, 3 नंबर का भी जो कार्ड होगा वो भी हर कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा। थ्री नंबर का जो कार्ड होगा वो एक डायमंड कार्ड भी होगा, एक हार्ट कार्ड भी होगा, एक क्लब कार्ड भी होगा, एक स्पेस कार्ड भी होगा। और ये टोटल कितने होंगे 3 नंबर के कार्ड? ये भी 4 होंगे, क्योंकि हमारे सूट 4 है। तो जो 3 नंबर के कार्ड होंगे ये भी 4 होंगे। उसके बाद 4 नंबर के कार्ड हैं जी। जो 4 नंबर के कार्ड हैं, ये भी जिस तरह 2 और 3 के कार्ड हर कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, 4 नंबर के कार्ड भी इसी तरह ही एग्जिस्ट करेंगे हर कैटेगरी में। क्योंकि दूसरे का बाकी जो पहले वाले कार्ड है वो 4 हैं, तो ये 4 वाले कार्ड ये भी 4 होंगे। और आगे ये जो फिफ्थ नंबर का कार्ड है, ये भी 2, 3 और 4 की तरह 4 ही होंगे, और उसी तरह हर कैटेगरी में एग्जिस्ट करेंगे। 6 नंबर के कार्ड भी इसी तरह 4 होंगे, और हर कैटेगरी में एक एक कार्ड एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद 7 नंबर के कार्ड भी 4 होंगे, और हर कैटेगरी में एक एक कार्ड एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद 8 नंबर के कार्ड होंगे, 8 नंबर के कार्ड भी टोटल कार्ड 4 होंगे, और हर कार्ड एक एक कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा। 9 नंबर के कार्ड होंगे, और ये भी 4 होंगे, और ये भी हर कैटेगरी में एक एक कार्ड एग्जिस्ट करेगा। तो अब चूंकि ये यहाँ तक 9 नंबर तक ये जो सिंगल नंबर के कार्ड है, इसके बाद ये जी 10 नंबर का कार्ड भी इसी तरह ही, जिस तरह ये बाकी कार्ड एग्जिस्ट करते हैं, ये जिस तरह बाकी कार्ड की डिवीजन है, इसी तरह 10 नंबर के कार्ड भी की भी डिवीजन होगी। लेकिन आप इनके दरमियान 10 नंबर के कार्ड और दूसरे नंबर के दरमियान एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जो 10 नंबर का कार्ड है वो डबलिंग कार्ड में आता है, मतलब इसके ऊपर जो नंबर लगे हुए हैं वो डबल है। अब वो 0 और 1, ये टू टू डिजिट है ना, बाकी के ऊपर सिंगल डिजिट है। तो ये 10 नंबर का कार्ड है, ये डबलिंग कार्ड भी होगा। तो 10 नंबर का कार्ड कैसे होगा? ये भी एक डायमंड का कार्ड होगा। होगा 10 नंबर का ही, लेकिन वो डायमंड की कैटेगरी में भी एग्जिस्ट करेगा। होगा डायमंड कार्ड का ही, लेकिन वो हार्ट की कैटेगरी में भी एग्जिस्ट करेगा। होगा डायमंड कार्ड का ही, लेकिन वो क्लब कार्ड की कैटेगरी में भी एग्जिस्ट करेगा। होगा डायमंड कार्ड का ही, होगा एक 10 नंबर का कार्ड ही, सॉरी, और वो स्पेड की कैटेगरी में भी एग्जिस्ट करेगा। अब चूंकि ये सूट हमारे पास 4 है, तो जो जो 10 नंबर के कार्ड है वो भी हमारे पास क्या होंगे? वो भी 4 होंगे। उसके बाद कुछ और कार्ड हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी फेस कार्ड। ऐसे कार्ड जिनके ऊपर कोई फेस बना होता है, जिनके ऊपर किसी भी इंसान का फेस बना होता है, तो उनको हम कहते हैं फेस कार्ड। उसमें कौन कौन से आते हैं जी? जे का कार्ड होगा, इसको आप जोकर भी कहते हैं। क्यू का कार्ड होगा, इसको आप क्वीन भी कहते हैं। के का कार्ड होगा, इसको आप बादशाह या किंग भी कहते हैं। और ए का कार्ड होगा, इसको आप एस का कार्ड भी कहते हैं। इन सब के ऊपर अगर आप प्रैक्टिकली भी प्लेन डेक ऑफ कार्ड में से इन कार्ड्स को निकाल के देखें, तो सबके ऊपर फेस बना होता है। कुछ कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जिन पे फेस के साथ पिक्चर भी बनी होती है। सपोज आप ये कौन कौन से हैं? जो जोकर का कार्ड होगा, क्वीन का कार्ड होगा, और किंग का कार्ड होगा। जो ऐसे कार्ड हैं जिनके ऊपर कंप्लीट पिक्चर बनी हुई आपको नजर आएगी।
और ये इसीलिए इनको पिक्चर कार्ड कहा जाता है। ये जो इनमें से एक एस का कार्ड है, इसके ऊपर जस्ट फेस बना होता है और बाकी तीनों के ऊपर कंप्लीट पिक्चर बनी होती है, तो इसीलिए एस वाला जो है वो फेस कार्ड में इंक्लूड होता है और जबकि पिक्चर कार्ड में इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, पिक्चर कार्ड जो टोटल नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड होंगे वो 12 होंगे, क्योंकि हर हर जो कार्ड है, मतलब हर जो कैटेगरी है, मतलब जोकर के 4 कार्ड होंगे, क्वीन के 4 कार्ड होंगे, किंग के 4 कार्ड होंगे। अब ये वाले तीनों के तीनों पिक्चर कार्ड हैं, तो ये हर कार्ड की जो वो टोटल कार्ड 4 कार्ड्स हैं, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, तो मतलब सॉरी ऐड भी करेंगे, 4 जैक के कार्ड, 4 क्वीन के कार्ड और 4 किंग के कार्ड, तो ये पिक्चर कार्ड कितने, टोटल कार्ड कितने बन जाएंगे? 12 बन जाएंगे। उसके बाद फेस कार्ड। फेस कार्ड चूंकि वो वाली 4 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर फेस शो होता है और उनको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो हर कैटेगरी के जो कार्ड हैं वो 4 हैं। इन सबको जब आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास से 16 बन जाता है। 4 कार्ड जोकर के होंगे, 4 कार्ड किंग के होंगे, 4 कार्ड क्वीन के होंगे, 4 कार्ड एस के होंगे। इन सबको आप जमा करें, जब आप जमा करेंगे तो ये वाला फेस कार्ड बनेंगे। और ये टोटल कितने होंगे? ये टोटल 16 बन जाएंगे। उसके बाद डबलेट कार्ड वो कार्ड होते हैं जिनके ऊपर 2 डिजिट शो होते हैं। तो हमने नंबर कार्ड की बात की थी, तो उस वक्त ही मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि एक 10 नंबर का कार्ड ऐसा होता है जिसके ऊपर 2 डिजिट लिखे होते हैं, इसलिए ये डबलेट कार्ड होता है। तो इसके अलावा ये जैक का कार्ड, क्वीन का कार्ड, किंग का कार्ड और एस का कार्ड, ये वाले भी डबलेट कार्ड में ही इंक्लूड होते हैं। जैक के कार्ड को आप 11 नंबर कंसिडर किया जाता है, तो 11 भी वो डबल डबल डिजिट में आता है। उसके अलावा ये क्वीन कार्ड जो होता है, ये भी, इसको 12 नंबर कंसिडर किया जाता है, तो ये भी डबल कार्ड में, डबल डिजिट में इंक्लूड होता है। 13 किंग के कार्ड को 13 नंबर कंसिडर किया जाता है, तो ये भी 13 नंबर भी 2 डिजिट पे इंक्लूड होता है। और एस के कार्ड को 14 नंबर का कार्ड कंसिडर किया जाता है, इसीलिए ये सारे डबलेट कार्ड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें तो जो नंबर्स कार्ड होंगे वो कितने होंगे? वो टोटल होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे जिनके ऊपर सिंगल नंबर लिखा होगा, वो 36 होंगे। हैंड ऑफ ब्रिज कार्ड, ये गेम है, ये ऐसी गेम है जो 13 कार्ड्स की मदद से खेली जाती है, इसीलिए इसको हैंड ऑफ ब्रिज कार्ड कहा जाता है। पोकर ऑफ हैंड कार्ड्स एक गेम है जिसके अंदर 5 पत्ते इंक्लूड होते हैं या 5 कार्ड इंक्लूड होते हैं, ये 5 कार्ड की मदद से खेली जाती है, तो इसीलिए इसको पोकर हैंड का नाम दिया जाता है। गेम ऑफ सूट कार्ड एक ऐसा, एक सूट की मदद से गेम खेलना, वो सूट कोई भी हो, जैसे कि हमने स्टार्ट में ही बात की है कि सूट जो हमारे कार्ड्स के सूट हैं वो 14 है, वो सॉरी 4 है। कौन? डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेस। इसमें किसी भी एक सूट की मदद से जो गेम खेली जाएगी उसको हम कहते हैं सूट गेम, गेम ऑफ सूट। और ये इसमें कितने कार्ड होंगे? अब चूंकि एक सूट में 13 कार्ड है, तो वो उस गेम में भी 13 कार्ड ही होंगे। इसके अलावा एक और बात आप माइंड में रखिएगा कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 नहीं होते बल्कि 54 होते हैं। और इसमें 2 एक्स्ट्रा जोकर के कार्ड इंक्लूड होते हैं। उस जोकर में से एक रेड जोकर होता है और एक ब्लैक होता है, लेकिन वो कभी भी किसी गेम का भी हिस्सा नहीं होते। तो इसीलिए इनको प्लेइंग कार्ड का में कभी भी काउंट नहीं किया जाता, बल्कि ये एक्स्ट्रा कार्ड में ही काउंट होते हैं। उसके बाद ये टाइप ऑफ द सैंपल स्पेस की कितनी टाइप्स हैं? सैंपल स्पेस के 2 टाइप्स हैं, फाइनाइट सैंपल स्पेस और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है? अ सैंपल स्पेस हैविंग अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ कॉल्ड फाइनाइट सैंपल स्पेस। एक ऐसा सैंपल स्पेस जो उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं या गिन सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट फाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस जैसे जब हम एक कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हैं जी? वो हेड और टेल है। जब उसका हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं तो इसको हम काउंट भी कर सकते हैं और गिन भी सकते हैं, तो ये फाइनाइट सैंपल स्पेस की एग्जांपल होगी। नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर, एक फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं तो उनको आप काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं। और इसीलिए जो फैक्ट्री फैक्ट्री वर्कर का सैंपल स्पेस होगा
वो भी फाइनाइट सैंपल स्पेस होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, अगर जब आप स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स का सैंपल स्पेस बना लेंगे, तो चूंकि हम उसको काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, तो इसीलिए ये भी फाइनाइट सैंपल स्पेस की एक एग्जांपल होगी। अच्छा, जो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होता है वो टोटली इसके अगेंस्ट होगा, ऑपोजिट होगा। ये फाइनाइट सैंपल स्पेस उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जिसको आप काउंट भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, जबकि इनफाइनाइट जो सैंपल स्पेस होता है वो हमेशा उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में भी लिखा गया, a sample space having an unlimited or uncountable number of elements is called an infinite sample space. For example, number of hairs on the human body, अगर आप इंसानी जिस्म के इंसान की जिस्म पे जितने भी बाल हैं, तो उनका एक सैंपल स्पेस बना लें और उसको आप काउंट करना चाहें, तो ये इम्पॉसिबल है और ये आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस की एग्जांपल होगी। या नंबर ऑफ स्टार का जब आप सैंपल स्पेस बना लें और उनको आप काउंट करना चाहें, तो स्टार को काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होगी। आगे है जी कंडीशनल सैंपल स्पेस। कंडीशनल सैंपल स्पेस क्या होती है? कंडीशनल सैंपल स्पेस एक ऐसी सैंपल स्पेस होती है जिसपे हम कोई भी कंडीशन लगा के या कोई भी कंडीशन अप्लाई करके उसको रिड्यूस कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आ सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड बाय द इम्पोजिंग एनी कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, जब आप टू डबल डाइस को या डबल डाइस को आप रोल करते हैं, तो इसके पहले पहले इसका सैंपल स्पेस बनाने से पहले तो सबसे पहले तो आप इसके टोटल पॉसिबल आउटकम कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पावर फार्मूला। और पावर फार्मूला आपको पता है कि एन की कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन और कैपिटल एन यहाँ पे किसको शो करता है? जो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं। तो और जो नंबर ऑफ और जो स्मॉल एन है वो किसको शो करता है कि आप वो वाला सैंपल जो एक्सपेरिमेंट है वो कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, जो आप या आप आपके अंदर वो वाले कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देखें तो डाइस के जो पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 6 है, और हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, इसीलिए हम 6 की पावर 2 लेंगे, तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। अब जब हम 6 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 36। और हम हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 36 बनेंगे। और अब ये बनेंगे कैसे, इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस जो पावर में 2 है, इसमें से 1 को माइनस करेंगे। और 1 हम क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी फर्स्ट अल्ट्रेशन है। 1 को माइनस करेंगे, 1 को माइनस करने के बाद तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 की पावर 1 आंसर आ जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब चूंकि ये वाला डिजिट जो हमारे पास ये 6 आंसर आया है, इसके बिहाफ पे हम तमाम के तमाम जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उनको आप 6 टाइम नोट लिखेंगे। ये जिसको मैंने रेड भी कर दिया, इसको मद्देनजर रखते हुए हम जो हमारे पॉसिबल आउटकम है उनको इस फिगर के मुताबिक रिपीट करेंगे। अब चूंकि ये 6 है, तो हमारी जो डाइस है, डाइस का जो वो पहला पहला आउटकम है वो क्या, वो 1 है। तो मैंने क्या काम किया, पहली रो में एक मैंने 1 लिख दिया। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने रेड कर दिया, ये वाला मैंने 1 लिख दिया। फिर इसको, अब चूंकि ये वाला डिजिट के जो फिगर है या डिजिट है ये 6 है, तो 6 को मैंने कितने टाइम रिपीट करना है, सॉरी 1 को मैंने कितने टाइम रिपीट करना है, 6 टाइम ना। ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम 1 लिख दिया। अब ये जो मैंने, फिर से मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये सेकंड टाइम जिसको मैंने रेड किया है, तो ये मैंने सेकंड टाइम 1 लिख दिया। ये मैंने थर्ड थर्ड टाइम थर्ड टाइम थर्ड टाइम फिर से मैंने 1 लिख दिया। और सो ऑन, मैं इसी तरह लिखता गया और मैंने 6 टाइम 1 लिख दिया। इसी तरह मैंने टू टू को लिखा। ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। और ये मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ये 2 को मैंने ग्रीन कर दिया। अब ये वाला 2 मैंने फर्स्ट टाइम लिखा, ये वाला 2 जो मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। और ये ग्रीन मैंने किया है, ग्रीन, सॉरी,
ये ब्लू से ग्रीन किया, ये मैंने सेकंड टाइम लिख दिया 2, और ये मैंने 3 टाइम लिख दिया 2। अब ये वाला मेरा सेकंड पॉसिबल आउटकम है, और इसको मैंने कितने टाइम लिखना है, इसको मैंने लिखना है जी 6 टाइम। तो 2 को भी मैंने 6 टाइम लिख दिया, 3 को भी मैंने 6 टाइम लिख दिया, 4 को भी मैंने इसी तरह 6 टाइम लिख दिया, 5 को भी मैंने 6 टाइम लिख दिया, 6 को भी मैंने 6 टाइम लिख दिया। अब 6 वाली जो रो है वो सबसे लास्ट वाली रो है, और उसमें मैंने 6 टाइम लिख दिया। उसके बाद मैंने सेकंड सेकंड अल्ट्रेशन पे आ गया। अब फर्स्ट अल्ट्रेशन में मैंने पावर में से 1 को माइनस किया था, सेकंड अल्ट्रेशन में मैंने पावर में से 2 को माइनस किया। अब जब 6 में 2 में से 2 माइनस माइनस करेंगे तो जो पावर बचेगी वो बच जाएगी 0। अब 6 की पावर 0, जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब हम करेंगे क्या, जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम है सबको 1 टाइम लिखेंगे। अब जो रेड वाला 1 है ये तो पहले ही लिखा हुआ था, इसके साथ जो ब्लू वाला 1 है वो मैंने, जो सेकंड अल्ट्रेशन का रिजल्ट आया था 1, इसको मद्देनजर रखते हुए ये ब्लू वाला 1 लिख दिया। अब आगे वाला जो सेकंड रेड 1 है उसके साथ, अब चूंकि मैंने हर डिजिट को या हर आउटकम को 1 टाइम लिखना है, पहला आउटकम मेरा 1 था तो मैंने 1 टाइम लिख दिया। अब सेकंड आउटकम मेरा क्या है 2, तो जो रेड व सेकंड वाला 1 रेड है और उसके साथ मैंने कॉमा लगा के 2 लिख दिया। इसी तरह मैंने 3 लिख दिया, इसी तरह मैंने 4 लिख दिया, इसी तरह मैंने 5 लिख दिया, इसी तरह मैंने 6 लिख दिया। और फिर मैं 2 के साथ भी यही वाला 2 वाली जो रो है मैंने उसके साथ भी यही वाला प्रोसीजर ही अप्लाई किया। उसी तरह इस रो को भी कंप्लीट किया, 3 वाली रो को भी मैंने पे यही वाला प्रोसीजर अप्लाई किया और इसी को मैंने कंप्लीट किया। 4 वाली रो को पे भी मैंने यही वाला प्रोसीजर अप्लाई किया और इसको मैंने कंप्लीट किया। 5 वाली रो को भी मैंने यही वाला प्रोसीजर अप्लाई किया और इस पे इसको भी मैंने कंप्लीट किया। और 6 वाली रो को भी मैंने यही प्रोसीजर अप्लाई किया और उसको भी मैंने कंप्लीट किया। अब आप देखें तो आपके पास एक सैंपल स्पेस आ गया। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप इसके ना सैंपल स्पेस के जो सैंपल एलिमेंट है या सैंपल पॉइंट है उनको आप काउंट कर सकते हैं। आप देखें तो आपके पास जो पहली रो है उसके अंदर जो जो पेयर के या जो सैंपल पॉइंट है आपके पास वो भी 6 है, और आपके पास नंबर ऑफ रोज भी 6 है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है वो कितने होंगे जी, वो 36 होंगे। जब आप 6 बाय 6 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका उसकी डायमेंशन क्या होगी, वो 36 ही आएगी ना। तो वो 6 है। ये मेरा है जी ओरिजिनल सैंपल स्पेस। तो मैंने क्या काम किया, इस पे एक कंडीशन अप्लाई कर दी। और कंडीशन क्या है जी, अ कंडीशन इज अप्लाइड अपर फेस आर डिफरेंट। मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी और मैंने ये कह दिया कि मुझे वो वाले तमाम एलिमेंट्स चाहिए जो जिनका अपर फेस है वो डिफरेंट है, ना कि जिनका अपर फेस सेम है। तो देखिए मैंने पहला जो ग्रीन एक 1 किया और दूसरा मैंने ब्लू किया है, और साथ में फिर ये मैंने 2, एक 2 को ब्लू किया, एक को मैंने ग्रीन किया और एक को मैंने ब्लू किया। इसी तरह मैंने 3 को ब्लू किया, 4 को ब्लू किया, 5 को ब्लू किया और 6 को ब्लू किया। अब ये वाले वो वाले तमाम सैंपल पॉइंट्स हैं जिनके फेस सेम है, और उन पे मतलब दोनों डाइस पे जो फेस आए हैं वो एक जैसे हैं। तो मैंने कंडीशन अप्लाई की द अपर फेस आर डिफरेंट। तो ये वाले तमाम सैंपल पॉइंट निकालने के बाद जो मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा वो उसको हम कह सकेंगे ये कंडीशनल सैंपल स्पेस है। तो ये वाला सैंपल स्पेस आया जी, इसमें से मैंने वो वाले तमाम जो मैंने हाईलाइट किए हुए थे या कलर्ड किए हुए थे सैंपल पॉइंट वो निकाल दिए। और निकालने के बाद आप इसको बगौर देखें तो इसमें आपको तमाम जो सैंपल पॉइंट हैं उनके जो ऊपर फेस हैं वो डिफरेंट नजर आएंगे, जबकि सेम वाले जो थे वो मैंने निकाल दिए। तो हुआ क्या जी, जो कि सेम अपर फेस वाले सैंपल स्पेस से वो निकालने के बाद जो मेरा सैंपल स्पेस था वो रिड्यूस हो गया। क्योंकि पहले हमारे पास जो सैंपल पॉइंट थे वो 36 थे, और अब चूंकि सेम जो थे वो 6 है, उसमें सैंपल पॉइंट सेम सेम फेस के थे, वो 6 फेस वाले निकले। तो बाकी कितने बच गए, 36 में से हमने 6 को माइनस किया तो बाकी कितने बच गए हमारे पास, बच गए जी 30। तो ये वाले वो वाले तमाम एलिमेंट्स हैं, 30 एलिमेंट्स हैं जिनका अपर फेस डिफरेंट है।
इसके साथ मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है। नोट क्या जी, कंडीशनल सैंपल स्पेस कैन नेवर बी इंक्रीज बाय द इम्पोजिंग कंडीशन। अब जो कि कंडीशनल सैंपल स्पेस होता है, इस पे हमेशा डिक्रीजिंग कंडीशन अप्लाई की जा सकती है, इंक्रीजिंग कंडीशन अप्लाई नहीं की जा सकती। उसका उसकी रीजन ये है कि जो हमारा सैंपल स्पेस होता है वो पहले ही तमाम पॉसिबल आउटकम पर मुश्तमिल होता है। तो जब वो पहले ही सारे के सारे पहले पॉसिबल आउटकम को कैरी किए होता है, तो इसीलिए हम उसको उस बढ़ा नहीं सकते। उस पर कोई भी कंडीशन अप्लाई करने के बाद उसको कम जरूर कर सकते हैं, कम बढ़ा नहीं सकते। सेकंड वाला जो इसका नोट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और ओरिजिनल सैंपल स्पेस इज अ सिंपल प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल सैंपल स्पेस को यूज करते हुए, वो आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी होगी। और जो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कंडीशनल सैंपल स्पेस को यूज करते हुए, ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे कि आप ये एक बार फिर से देखें, ये स्लाइड नंबर 4 पे ये जो हमारा सैंपल स्पेस है, ये हमारा है जी ओरिजिनल सैंपल स्पेस। अगर हम इसमें किसी भी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी आएगी। जबकि स्लाइड नंबर 5 पे देखें तो ये हमारे पास है जी कंडीशनल सैंपल स्पेस, और इसमें से आप किसी भी सैंपल इवेंट की या एक से ज्यादा इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। फर्दर आपके पास प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी और इंट्रोपी, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें एक अंतहाई समझ लें कि छोटा सा या मतलब एक अंतहाई कम सा डिफरेंस है, और ये एक अंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट आजकल कुछ लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए भी नजर आते हैं कि एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है, लेकिन एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती। अच्छा, इसको बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अ क्वांटिटी मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट इज अ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी पार्टिकुलर स्टेटमेंट में अनसर्टेनिटी की जो क्वांटिटी है उसको मेजर करने को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसका ये फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस। अच्छा, अब इसी को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 से लेके 20 तक है। तो जो टोटल टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो कितने होंगे जी, वो भी 20 होंगे। इसमें से हमने एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उन तमाम सैंपल पॉइंट की जो डिविजिबल बाय 5 है, या 5 से जो डिवाइड दूसरे वर्ड में, या जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो 5 खुद है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, और चौथा जो है वो 20 है। 20 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो एक हमने सेट बना दिया और इसको हमने ए का नाम दे दिया। ये मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। ये मैंने ब्लू कलर में इसको हाईलाइट किया। तो ये आप देखें तो ये हमारा एक सेट बन गया जिसमें वो वाले तमाम एलिमेंट शामिल हैं जो 5 से डिविजिबल है ना। अब हम काउंट करते हैं कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कितने हो सकते हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए के अंदर जो एक हमारा सेट बना है ये कितने हैं? पहला हमारा है 5। ये इसको मैं अभी कलर्ड भी चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस वाज़ा नजर आए। ये जिसको मैंने रेड किया ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया, और दूसरा ये मैं दूसरे को फिर कलर्ड करता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से डिफरेंस नजर आए। ये इसका मैंने ऑरेंज कलर किया तो ये अब 10, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया। और ये वाला हमारा, मैं इसको फिर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को, ये इसको मैंने ब्लू किया, ये हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया। और इसको मैंने कुछ और कलर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझना आप लोगों के लिए इजी हो जाए ना। तो मैंने इसको रॉयल ब्लू कलर दे दिया। तो ये हमारा फोर्थ एलिमेंट हो गया। अब देखें तो रेड वाला 1, ये ऑरेंज वाला 2, और ब्लू वाला 3, और रॉयल ब्लू वाला 4। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने बन गए? बस 4 बन गए। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं जी, या टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हैं? वो 20 है। 4 ओवर 20 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.2 आ जाएगा।
तो इसको आप बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप पॉइंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या होती है? इंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस, रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। जो कोई डिग्री है रैंडमनेस की, अनसर्टेनिटी की किसी भी सिस्टम में, उसको हम इंट्रोपी कहते हैं। इंट्रोपी इंक्रीज, इंट्रोपी बढ़ती है कैसे? एज अ सैंपल, सैंपल पॉइंट आर इंक्रीज इन द सैंपल। जब भी हमारे सैंपल में, या सॉरी सैंपल स्पेस में, जब हमारे जब हमारे सैंपल पॉइंट इंक्रीज होंगे, तो हमारी जो एंट्रोपी है उसका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा ना। तो पहले हम देखते हैं कि ये कैसे इंक्रीज होता है। पहले हमने एक कॉइन्स को टॉस किया, और वो कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस है वो टू पॉसिबल आउटकम पर मुश्तमिल है। तो इसमें चूंकि नंबर ऑफ सैंपल टू है, तो इसके अंदर जो एंट्रोपी या अनसर्टेनिटी का लेवल है वो कम है। क्योंकि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं, जब आप एक कॉइन्स को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आगे, अगर आप एक डाई को रोल करते हैं, तो आप डाई के चूंकि पॉसिबल आउटकम जो है वो 6 है, तो जब आपसे पूछा जाए कि आप एक डाई को रोल करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे, तो आप कुछ लम्हे के लिए कंफ्यूज होंगे। हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए। तो इसमें जैसे ही सैंपल साइज, मतलब नंबर ऑफ सैंपल बढ़े हमारे सैंपल स्पेस में, वैसे ही जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो भी बढ़ गया। अब अनसर्टेनिटी का जो लेवल है, इसको हम ही इसी को ही हम इंट्रोपी कहते हैं। जब आप एक कॉइन्स और एक डाई को कंबाइन रोल करते हैं, तो हमारे जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर जो हमारे पॉइंट बनेंगे वो 2 बनेंगे, सॉरी 12 बनेंगे। ये 12 कैसे बनेंगे? अब जो 2 के जो डाई के पॉसिबल आउटकम है वो 6 है, और जो कॉइन्स के पॉसिबल आउटकम है वो 2 है। 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? ये 12 बन जाएंगे। तो हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने बन जाएंगे? वो 12 बन जाएंगे। तो ये भी जैसे है कि मतलब हमारे सैंपल पॉइंट हमारे सैंपल साइज में इंक्रीज कर गए हैं। तो इसमें से भी अगर आप पूछें कि आप अब किसी से पूछें, या आप अपने आप से भी पूछें, तो आप के 3 के साथ हेड आएगा, तो वो कौन से नंबर पे आएगा? तो इसको ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, हमारे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सैंपल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी एक को भी हम फेवर नहीं दे सकते। अगर किसी को हम फेवर देंगे, तो वो किसी एविडेंस की बेस पे, किसी लॉजिक की बेस पे देंगे। तो जहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो हम किसी को फेवर, किसी पॉइंट को हम फेवर नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमारे पास जैसे ही सैंपल पॉइंट, हमारे सैंपल पॉइंट हमारे सैंपल स्पेस में बढ़े, तो उसी वजह से ही हमारे जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो भी बढ़ गया। लाइक दैट, जब हम 3 डाइस को रोल करते हैं, तो जो हमारा सैंपल स्पेस का जो साइज है वो कितना आता है? वो 216 बन जाता है। और जैसे ही मतलब जो हमारे सैंपल पॉइंट बढ़ेंगे, तो हमारा जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा।